जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब कि आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना परिश्रम करोगे, आप जितना अपनी बुद्धि को दौड़ाओगे, आप जितना अपना दिमाग लगाओगे, आप जितना संघर्ष करोगे, आपकी जीत उतनी ही क्या होगी? शानदार होगी। उतनी ही क्या होगी? शानदार होगी। और जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, अगर जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है उसके मार्ग में समस्या का आना लाजमी है। ठीक है, आपके सामने समस्या आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। कहाँ चल रहे हो? आप सही रास्ते पर चल रहे हो। और कभी भी अपनी असफलता का दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, अरे यार हमारा परसेंट कम बना तो चेक करने वाले मास्टर की गलती है। अरे तेरे बाजू वाली कापी तो उसने चेक करा है, वो तो क्लास में फर्स्ट आया है ना कि नहीं? मास्टर दूसरों पर दोष थोपते हैं। आज मेरा ये काम नहीं हुआ तो मम्मी पापा की गलती है, मेरा काम नहीं हुआ तो मेरे दोस्त की गलती है। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। अगर तुम जीवन में किसी काम में असफल होते हो तो गलतियों को स्वीकारना सीखो कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, इस कारण मैं आज असफल हूँ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को दोष स्वयं पर लेते हैं वो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़े इंसान बनते हैं। और जो लोग अपनी गलतियां दूसरों पर थोपते हैं कि उसके कारण मेरा काम नहीं हुआ, इसके कारण, किसी दूसरे ने तेरा काम नहीं बिगाड़ा है, तूने तेरे खुद के कारण तेरा काम नहीं हुआ है। खुद की गलतियां स्वीकारना सीखो। सफल व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं और असफल व्यक्ति अपनी असफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम लोग को? अगर तुमको जीवन में सफल बनना है तो असफलता का श्रेय स्वयं लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्वयं अपनी गलती को स्वीकारना सीखना पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई है, अब आगे से गलती नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने गलती स्वीकारना सीख लिया वो जीवन में बहुत आगे चला जाता है। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 9वीं। कक्षा कौन सी? 9वीं। हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी जो 2022 की वार्षिक परीक्षा भी देने वाले हैं। कक्षा 9वीं, कक्षा 9वीं गणित। हम यहाँ पर बिल्कुल नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। ये वाला अध्याय यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। और ये सवाल आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी गाइड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उसी प्रश्न बैंक से करवा रहा हूँ जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने विमर्श पोर्टल पर क्या करा है? अपलोड किया है। उसी से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को बारीकी समझना है। प्रश्न हमारा कह रहा है, दी गई आकृति में, सवाल में आपको यहां पर एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है? समांतर चतुर्भुज की एक ही पहचान होती है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की भुजा कैसी होती है? समांतर होती है। मतलब इसके समांतर ये वाली भुजा कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, और ए बी भुजा हो गई आपकी, दूसरी भुजा जो आएगी आपकी डी सी, ये दोनों भी कैसी रहेगी? आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इस समांतर चतुर्भुज में क्या है? इस समांतर चतुर्भुज में ए जो है वो डीसी पर लंब है। ये चिन्ह लंब का होता है। ये चिन्ह काय का होता है? लंब का। ए ये हो गया आपका ए भुजा डीसी भुजा पर लंब है, मतलब खड़ी है, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। जब कभी भी एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ी होती है, एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है, वहाँ पर 90 अंश का क्या बनता है? कोण बनता है। 90 डिग्री का क्या बनता है? वहाँ पर एंगल बनता है। और CF जो है वो AD पर लंब है। CF ये हो गया आपका CF किस पर लंब है? AD पर क्या है? लंब है। मतलब कि CF जो है वो AD के साथ 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बनाता है? कोण बनाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यदि AB का मान क्या हो? 16 सेंटीमीटर हो। AB की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है 16 सेंटीमीटर। इसके साथ
AE की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, AE की लंबाई, ये हो गया आपका AE की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तथा CF की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। ये जो CF है, CF की लंबाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। तो AD ज्ञात करो, तो आपको AD का मान ज्ञात करना है। AD कहाँ है, इस AD का मान क्या करके लेके आना है, ज्ञात करके लेके आना है। किसका मान, AD का मान ज्ञात करके लेके आना है, ठीक है। तो AD का मान क्या करना है, ज्ञात करके लेके आना है। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, जितनी आपको दी गई है और आपको ज्ञात करना है AD की, AD की लंबाई कितनी है, ठीक है। इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम सिंपल लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ये आएंगे इस टाइप के सवाल पेपर में, बारीकी समझना है, घर पे आके प्रैक्टिस कर ही लेना, ठीक है। यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सूत्र होता है। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। अगर आप देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब। आधार तो आप लोग को पता है, ठीक है, लेकिन शीर्षलंब किसे कहते हैं, किसी चतुर्भुज के शीर्ष, इसके 4 शीर्ष होते हैं, मतलब 4 बिंदु कोणटे वाले, शीर्ष यानी मुंडी, 4 मुंडी, ठीक है ना। एक शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये, चौथा शीर्ष ये। चतुर्भुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है उसको हम शीर्षलंब कहते हैं। तो यहाँ पर CF यहाँ पर शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब की परिभाषा क्या होती है कि चतुर्भुज या त्रिभुज किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। तो देखिए, यदि आधार DC हो, हम यहाँ पर आधार क्या मान के चल रहे हैं, आधार हम DC मान के चलेंगे। तो DC अगर आधार होगा तो शीर्षलंब क्या होगा, AE यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका शीर्षलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 का हो जाएगा, 1/2 आधार हमने के ले लिए, आधार यहाँ पर हमने DC ले लिए, आधार हमने के ले लिए DC गुणा शीर्षलंब क्या हो जाएगा, शीर्ष हो गया A, उससे लंब डाल दिए E, तो आपका शीर्षलंब हो जाएगा AE। शीर्षलंब क्या हो जाएगा, AE। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद यदि आधार AD है, अब बारीकी समझना, यदि आपके चतुर्भुज का आधार क्या है, आपको चतुर्भुज का आधार AD है, क्या है, AD। आधार क्या है आपका, AD है। अगर आधार AD है तो शीर्षलंब क्या होगा, CF होगा। शीर्षलंब क्या होगा, CF होगा। तो देखिए 1/2 आधार गुणा हो चाहिए, 1/2 का 1/2 गुणा आधार, आधार का मान कितना है, आधार यहाँ पर हो गया आपका AD और शीर्षलंब हो जाएगा CF। आधार हो गया AD और शीर्षलंब हो जाएगा CF। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। इस शीर्षलंब और इस आधार का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्षेत्रफल निकलेगा। देखो, मतलब कि ये भी समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है और ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब ये दोनों कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर क्या ले लिए, बराबर ले लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1/2 का हो जाएगा 1/2, DCAE का हो जाएगा DCAE, बराबर का बराबर। 1/2 का 1/2 ADFC का हो जाएगा ADFC। 1/2 से 1/2 आपको कट गया, DC का DC, AE का AE, AD का AD, FC का FC। अब DC जो है, DC ये लिखा है आपका DC, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। जितना बड़ा DC उतना ही बड़ा AB। तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम DC को क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। AB गुणा AE का हो जाएगा AE, बराबर AD का हो जाएगा AD और FC का हो जाएगा यहाँ पर क्या, FC। अब AB का मान कितना दिया है, AB का मान 16 दिया है, AB का मान 16 रख दिए, गुणा का होगा गुणा AE। AE का मान कितना है यहाँ पर 8 है, AE का मान 8 रख दिए, AD का AD। FC का मान कितना है, 10 है, FC का मान कितना रख दिए, 10 रख दिए। यहाँ से AD का मान निकालोगे 10 गुणा में इस तरफ क्या में आएगा, बटे में जाएगा। 16 गुणित 8/10, 16 गुणित 8/10, 16 8 128 बटा 10 का 10, 1 0 तो एक संख्या पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। और AD का आंसर, AD का मान इतने सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। यहाँ इकाई जरूर लिखना है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। सवाल ने बोला AD याद करो, तो हमने AD का मान निकाल लिए 12.8 सेंटीमीटर। ये सवाल बन जाएगा, पेपर में आएगा। तो बोर्ड पर लिखा हुआ अगला सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट IMP सवाल।
यहाँ पर हमारा सवाल क्या कह रहा है समझेंगे बारीकी से। प्रश्न 6 अध्याय 9 का, ठीक है, प्रश्न व्यंग्य का सवाल कह रहा है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित दो बिंदु है। एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। P और Q, P और Q, P और Q, P और Q, P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD, ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा AD भुजा AD का मध्य बिंदु क्या है? Q है। और भुजा DC का मध्य बिंदु क्या है? P है। DC का मध्य बिंदु P है, ठीक है। तो दर्शाइए कि आपको सिद्ध क्या करना है, आपको क्या प्रूव करके लेके आना है कि त्रिभुज APB, त्रिभुज APB, ठीक है, APB और त्रिभुज BQC, त्रिभुज BQC, इन दोनों का क्षेत्रफल APB का क्षेत्रफल और BQC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल कैसा है? बराबर है। आपको यहाँ पर यह सिद्ध करके लेके आना है। क्या करके लेके आना है? सिद्ध करके लेके आना है। अब हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। सवाल में जो दिया है हम इसको वही लेके चलेंगे। P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AD और CD की भुजाओं के मध्य बिंदु पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करके लेके आना है हमने, जैसे कि वैसे उतार दिए। अब सिंपल देखो, एक नियम होता है। यहां पर आप दो आकृति देखो। पहली आकृति यहां पर ये त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज सिर्फ जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना देखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है। इस त्रिभुज का आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार AB है। क्या है? AB है। और यहां पर एक चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज का आधार भी क्या है? AB है। अगर एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही हो, AB आधार जो है वो इस त्रिभुज का भी है और AB आधार जो है वो इस चतुर्भुज का भी है। अगर आधार एक ही हो और दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज भी इस रेखा और इस रेखा के बीच में स्थित है। और ये जो चतुर्भुज है आपका, ये चतुर्भुज भी ये वाली रेखा और इस रेखा के बीच स्थित है स्थित। अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये प्रमेय कहता है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। यहां पर त्रिभुज बनाना, ठीक है, ये त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। इसके सामने चतुर्भुज बनाना, ठीक है, चतुर्भुज एक डब्बा पाड़ देना। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का, किसका? चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। आधा का मतलब होता है 1/2, इसको हाफ कहते हैं। 1/2 से गुणा कर दिया मतलब कि आधा हो गया। ये लिखा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आधा होता है। इसी प्रकार त्रिभुज BQC, यहां पर देखो त्रिभुज BQC जो है इसका आधार भी BC
है BC और चतुर्भुज ABCD का आधार भी क्या है, BC है, आधार एक ही है और दोनों आकृति, ये वाला त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज, दोनों ये वाली और ये वाली एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, BQC का क्षेत्रफल जो होगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। BQC का क्षेत्रफल त्रिभुज 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 BQC का क्षेत्रफल चतुर्भुज डब्बा चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। आधा मतलब 1/2 से गुणा क्या होगा, आधा होगा। अब समीकरण 1 में देखो बराबर किस तरफ का, राइट हैंड साइड, और समीकरण 2 में देखो बराबर किस तरफ का, राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से राइट हैंड साइड कैसे है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब त्रिभुज APB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, बन जाएगा। देखिए अगला सवाल भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 7, यदि EFG और H, EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये वाली भुजा बराबर भी है और कैसी है, समांतर भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है ना, कि भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, AB भुजा का मध्य बिंदु मतलब बीचम बीच का सेंट्रल पॉइंट क्या है, यहाँ पर E है। BC का मध्य बिंदु F है, CD का मध्य बिंदु G है और AD का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर आपका H है। ठीक है, तो दर्शाइए कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको सिद्ध करना, दर्शा के बताना है कि चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, EFGH, अच्छे से देखो यहाँ पर EFGH, चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल जो है वो बड़े वाले चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, अंदर बना छोटा चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल बड़े वाले चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, मतलब 1/2 होगा। ये आपको क्या करके लेके आना है, सिद्ध करके लेके आना है। यहाँ पर हम हल डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज EFGH, चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज EFGH। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं की भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु EFGH को क्रमशः मिलाने से बना है। इसको करना, लिखने का तरीका जानो, चित्र पढ़ के लिखना है। चतुर्भुज EFGH समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD और DA, इनके मध्य बिंदु EFGH, इन मध्य बिंदु को मिलाने से, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इन बिंदुओं को मिलाने से क्या हुआ है, ये बना है। टाइम हो गया ना, बना है, देखो ना। EG को मिलाइए, हमने यहाँ से E और G को क्या कर दिए, मिला दिए। अब आधार EG पर, इस आधार EG पर EG समांतर AD के मध्य समांतर चतुर्भुज DAEG और त्रिभुज HEG स्थित है। देखो यहाँ पर समझना, आधार EG पर, आधार कौन से, आधार EG पर एक त्रिभुज EHG स्थित है और इसी आधार EG पर एक समांतर चतुर्भुज EADH भी क्या है, स्थित है। तो जब अगर आधार एक ही हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। EHG का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, EHG का क्षेत्रफल चतुर्भुज DAEG के क्षेत्रफल का, DAEG के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा,
आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। एवं आधार EG पर, देखो आधार EG पर एक त्रिभुज FGE स्थित है स्थित, और एक चतुर्भुज EBCF भी स्थित है। तो जब दो रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज स्थित होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है आधा। मतलब त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल, त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल, FEG का क्षेत्रफल चतुर्भुज CBEG के क्षेत्रफल का, चतुर्भुज CBEG के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? बराबर के इस तरफ वाले से बराबर का इस तरफ वाला जुड़ेगा, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। बराबर बराबर को जाएगा बराबर, बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ वाला क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बराबर किस तरफ क्या है यहाँ पर आपका? बराबर किस तरफ आपका है? इसको मिटाओ ना। 1/2 एरिया DAEG, 1/2 एरिया DAEG धन बराबर किस तरफ यहाँ पर है? 1/2 एरिया CBEG, 1/2 एरिया CBEG। अब HEG ये वाला त्रिभुज और FEG ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। चतुर्भुज कौन सा बनेगा? EFGH बन जाएगा। तो EFGH का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार DAEG ये वाला चतुर्भुज और इसके बाद CBEG ये वाला चतुर्भुज, अगर ये दो चतुर्भुज को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। ABCD क्या बन जाएगा? ABCD का क्षेत्रफल, और 1/2 दोनों के पास से कॉमन निकाल लिए। ये आपको सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक, जाओ, है ना।